नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को मशाल का चुनाव चिन्ह दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे होगा। वहीं चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट को अंतरिम आदेश के तहत आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की पार्टी का नाम आपको बताएं कि बाला साहेब आची शिवसेना होगा। वहीं केंद्रीय चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट की ओर से चुनाव चिन्ह को लेकर भेजे गए तीनों सुझावों को नहीं माना। फिर से कल सुबह यानी कि 10 बजे तक 3 चुनाव चिन्ह भेजने को कहा गया है। इसके पहले आपको बताएं कि सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को 3 वैकल्पिक चिन्ह और नाम दिए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इन चिन्हों और नामों की पड़ताल की है। गुजरात दौरे पर दूसरे दिन पीएम मोदी ने आज अर्बन नक्सल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सल अपना रूप बदलकर राज्य में प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुजरात उन्हें युवाओं के जीवन को तबाह नहीं करने देगा। आंध्र, तेलंगाना અને મહારાષ્ટ્રમાં ગઢચિરોલી અમારા આદિવાસી જવાનીઓની જિંદગી નક્સલવાદે તબાહ કરી નાખી। એમના હાથમાં બંદૂકો પકડાઈ દીધી। મોતના ખેત ખેલવા માટે થઈને એમને ઉશ્કેર્યા। ચારે બાજુ સંકટ વધ્યું અને એ વખતે મારી સામે પ્રશ્ન હતો કે અમારો આખો પૂર્વ પટ્ટો ઉમરગામથી અંબાજી મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો મારે ગુજરાતમાં નક્સલવાદને પેસવા નથી દેવો, મારે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોની જિંદગી બચાવવી છે। મારે એમના જીવનમાં આ પ્રકારની બીમારી ન ઘૂસે એના માટે મહેનત કરવી છે અને એટલા માટે ઉમરગામથી અંબાજી આદિવાસી પટ્ટામાં વિકાસની આપણે બીડું ઉઠાવ્યું અને મારે સંતોષ સાથે કહેવું છે કે મારા આદિવાસી ભાઈ બહેનોએ મારી વાતને માની, માથે ચડાવી, ખૂબ સારા દિવસો આવશે એવા વિશ્વાસ સાથે મનાવી અને પરિણામે આવ્યું કે ગુજરાતમાં નક્સલવાદ એ રસ્તેથી ઘૂસી ના શક્યો। ભાઈઓ, એના માટે હું મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનોને પ્રણામ કરું છું, એનો આભાર માનું છું। પરંતુ હવે ઉપરથી ઉડીને અર્બન નક્સલો પગપેસારો કરવા માંડ્યા છે। ગુજરાતની યુવા પેઢીને મારે તબાહ નથી થવા દેવાની। આપણે પણ આપણા સંતાનોને સચેત કરીએ કે અર્બન નક્સલોએ દેશને मैदान કરવાનું બીડું ઉઠાવ્યું છે, વિદેશી તાકાતોના એજન્ટ બનીને ઉડાવ્યું છે। એની સામે ગુજરાત માથું નહીં નમાવે, ગુજરાત એમને જમીન દોસ્ત કરીને રહેશે એ વિશ્વાસ સાથે। शिवसेना सांसद संजय राउत को पात्रा चौल भूमि घोटाला मामले में अदालत ने झटका दिया है। अदालत ने शिवसेना नेता संजय राउत को न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसके पहले कोर्ट ने 4 अक्टूबर को शिवसेना नेता को 10 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि ईडी ने 1 अगस्त को गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्निर्वास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। ईडी ने पात्रा चौल मामले में शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। ईडी ने खुलासा किया है कि इस मामले के आरोपी राकेश वाधवन, सारंग वाधवन और प्रवीण राउत ने मिलीभगत कर मनी लॉन्ड्रिंग की और इसका पैसा संजय राउत को भी भेजा जाता था। इसके साथ ही ईडी ने अपनी जांच में यह भी पाया कि संजय राउत ने इस पूरे घोटाले के दौरान संपत्ति खरीदी और इन पैसों का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत काम के लिए भी किया। प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन से पैसे लेकर संजय राउत को दिए थे। बेनामी संपत्ति के मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने संशोधित बेनामी कानून के तहत समक्ष प्राधिकार अधिकारियों को सत्येंद्र जैन के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सत्येंद्र जैन और कई अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इन याचिकाओं में बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत कार्रवाई शुरू किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
जस्टिस वर्मा ने कहा कि प्रतिवादी मामले की सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहे हैं और राजस्व प्राधिकरण ने पहले ही एक अन्य मामले में बयान दिया है कि जब वो याचिकाकर्ता बेनामी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कानूनी उपायों का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के वकील के बयान के मद्देनजर जैन व अन्य के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में किसी तरह की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में टैक्स कलेक्शन में शानदार उछाल देखने को मिला। आपको बता दें कि बात चाहे डायरेक्ट टैक्स की हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स की, दोनों ही के कलेक्शन में तेजी देखने को मिली है। कॉर्पोरेट सेक्टर की कमाई बढ़ी है तो वे ज्यादा टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, तो वहीं जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा है। वहीं पर्सनल इनकम टैक्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। 9 अक्टूबर को वित्त मंत्रालय ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े जारी किए, जिसके मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 24% का उछाल आया और 1 अप्रैल 2022 से 8 अक्टूबर तक ये 8.98 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में 16.74%, तो वहीं पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 32.30% बढ़ा है। वहीं रिफंड्स को छोड़ दे तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7.45 लाख करोड़ रुपए का रहा, जो कि बीते वित्त वर्ष का इसी अवधि के मुकाबले 16.3% ज्यादा है। सितंबर 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,47,686 करोड़ रुपए रहा, जो कि बीते 6 महीने से लगातार जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव इटावा जिले के सैफई में किया जाएगा। 300 गाड़ियों के काफिले के साथ मुलायम का पार्थिव शरीर सैफई पहुंचा। रास्ते भर काफिले पर उनके चाहने वालों ने पुष्प वर्षा कर नम आंखों में अपने चहेते नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सैफई पहुंचे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन किए। उसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश से कुछ देर बातचीत भी की। योगी के साथ कैबिनेट के और कई मंत्री भी शामिल थे। आपको बता दें कि सैफई में सपा समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। आसपास के जिलों से लोग नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को लेकर जा रही एम्बुलेंस और अन्य वाहनों का काफिला आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर रास्ते में रुका था, जहां पर वाहनों में पेट्रोल भराया गया। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी उस एम्बुलेंस में मौजूद थे जिसमें नेताजी का पार्थिव शरीर रखा गया था। वहीं सैफई में नेताजी को एक नजर देखने के लिए लोगों का हुजूम सा उमड़ पड़ा है। वहीं ऐसी खबरें ये भी हैं कि कल अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं।